हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया सेशन संडे रिवीजन क्लास, जिसमें हम करंट अफेयर 2025 के क्वेश्चन देखेंगे। और यह सेशन हर संडे को होने वाला है। और आज के क्लास में हम देखेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया है? ऑप्शन ए प्रदूषण के कारण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्राकृतिक कारणों से, ऑप्शन डी मानवीय गतिविधियों के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन के कारण। ग्रीनलैंड की झीलों का रंग भूरा होने का कारण जलवायु परिवर्तन है। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि पश्चिमी ग्रीनलैंड की झीलों में अचानक परिवर्तन आया है, जिसके कारण इन झीलों का रंग बदल गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण इन झीलों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रवाह में 350% की वृद्धि हुई है, जिससे ये झील कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत बन गई है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर भी अभूतपूर्व दर से टूट रही है, जिससे दरार निर्माण बढ़ रहा है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में झीलों और जलाशयों के अध्ययन से पाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण झीलों का नीला रंग गायब हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्हें 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोग राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूलों की माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। चीन में हाल ही में किस परमाणु संलयन उपकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए IST, ऑप्शन बी ITR, ऑप्शन सी GET, ऑप्शन डी LHD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IST। तो चलिए जानते हैं कि ये IST क्या है। चीन ने हाल ही में IST नामक परमाणु संलयन उपकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसे कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। इस उपकरण ने 1066 सेकंड तक प्लाज्मा को स्थिर बनाए रखने का रिकॉर्ड बनाया, जो पहले के रिकॉर्ड 403 सेकंड से काफ़ी अधिक है। यह सफलता परमाणु संलयन ऊर्जा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। EAST की इस उपलब्धि से पता चलता है कि चीन परमाणु संलयन अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभा रही है और यह तकनीक ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। EAST की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसकी विशेषता है यह उपकरण उच्च तापमान पर प्लाज्मा को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। इसका उद्देश्य है परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना, जो सूर्य और अन्य तारों में होती है। और इसका महत्व है तकनीक भविष्य में स्वच्छ और लगभग असीमित ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ, ऑप्शन बी श्रीलंका और मालदीव के साथ, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ। तो चलिए क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के सहयोग के बारे में जानते हैं। क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत विभिन्न देशों के साथ सहयोग कर रहा है, जिसमें एक प्रमुख देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाली मिनरल
सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इसके अलावा भारत सरकार खनिज संपन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, जैसे कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KAVIL के माध्यम से विश्व भर में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सी योजना सहायक है? ऑप्शन ए CGTMSE, ऑप्शन बी ट्रेड्स, ऑप्शन सी MCGS MSME, ऑप्शन डी ECLGS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेड्स। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में और कौन कौन सी योजनाएं सहायक है, चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में सहायक योजनाएं हैं। पहला, ट्रेड्स। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो MSME को अपने प्राप्तियों को जल्दी से नकदी में बदलने में मदद करता है, जिससे उनकी तरलता में सुधार होता है और वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा है CGTMSE। यह एक क्रेडिट गारंटी योजना है जो MSME को ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को गारंटी प्रदान करती है, जिससे MSME को ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य MSME को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करना है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सके और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल में योगदान कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिविया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सी योजना सहायक है? ऑप्शन ए CGTMSE, ऑप्शन बी ट्रेड्स, ऑप्शन सी MCGS MSME, ऑप्शन डी ECLGS। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रेड्स। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में और कौन कौन सी योजनाएं सहायक है, चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में सहायक योजनाएं हैं। पहला, ट्रेड्स। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो MSME को अपने प्राप्तियों को जल्दी से नकदी में बदलने में मदद करता है, जिससे उनकी तरलता में सुधार होता है और वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा है CGTMSE। यह एक क्रेडिट गारंटी योजना है जो MSME को ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को गारंटी प्रदान करती है, जिससे MSME को ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य MSME को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करना है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सके और मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल में योगदान कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिविया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता संग्राम। लिविया लोबो सरदेसाई को गोवा के मुक्ति आंदोलन में अनेक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह 101 वर्ष की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाली एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने पुर्तगाली शासन से गोवा की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पति के साथ मिलकर उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और गोवा की स्वतंत्रता के लिए काम किया। यह सम्मान उनके समर्पण और बलिदान को मान्यता देता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रही हेनरी वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डीएनए विश्लेषण, ऑप्शन बी फिंगरप्रिंट मिलान, ऑप्शन सी लिखावट विश्लेषण, ऑप्शन डी आवाज विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिंगरप्रिंट मिलान। हेनरी वर्गीकरण प्रणाली फिंगरप्रिंट विश्लेषण और वर्गीकरण से संबंधित है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट को उनके पैटर्न और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने में उपयोग की जाती है, जिससे अपराध स्थलों पर पाए गए फिंगरप्रिंट की पहचान करने में मदद मिलती है। हेनरी वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग अपराध जांच में किया जाता है, खासकर फॉरेंसिक विज्ञान में। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट को 10 उंगली निशान रिकॉर्ड में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे व्यक्तिगत शिनाख्त की जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार निकोबारी लोग द्वीपों पर कब पहुंचे? ऑप्शन ए 11,000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 5,000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 2,000 वर्ष पहले, ऑप्शन डी 1,000 वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5,000 वर्ष पहले। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार निकोबारी लोग लगभग 5,000 वर्ष पहले निकोबार द्वीप समूह में पहुंचे थे। यह अनुमान डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है, जो पहले के अनुमानों से अलग है, जो 11 वर्ष पहले की समय रेखा सुझाते थे। निकोबारी लोग के पूर्वज संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे और उन्होंने अपनी आनुवंशिक पहचान को बनाए रखा है, जो उन्हें अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई आबादी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन कौन सी समिति करती है? ऑप्शन ए तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी एन.के. सिंह समिति, ऑप्शन डी उर्जित पटेल समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन.के. सिंह समिति। भारत में राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन करने वाली समिति के बारे में जानकारी। पहला, एन.के. सिंह समिति। इस समिति ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिफारिशें की हैं। समिति ने केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन नियमों को समान बनाने और राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद IFC की स्थापना की सिफारिश की है। दूसरा जो है स्वतंत्र राजकोषीय परिषद भी इसमें शामिल है। यह परिषद राजकोषीय आंकड़ों में सामंजस्य स्थापित करने और विभिन्न सरकारी स्तरों पर वित्त का आवधिक मूल्यांकन करने में सहायता करेगी। इसका उद्देश्य राजकोषीय नीति संबंधी नियमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाकर सार्वजनिक वित्त की दीर्घकालिक संधारणीयता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो चलिए लेजिम लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। लेजिम महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें नर्तक झंझनाहट वाले झांझ के साथ एक छोटे संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। यह नृत्य महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और अक्सर विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। लेजिम नृत्य न केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है, बल्कि यह महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को भी प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी केवल हवाई निगरानी करना, ऑप्शन सी दुश्मन की साइबर सुरक्षा प्रणाली को बाधित करना, ऑप्शन डी सेना के वाहनों की निगरानी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना।
संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना है। यह प्रणाली भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को उन्नत बनाने के लिए विकसित की गई है और इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल है। पहला, युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना। दूसरा, निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। तीसरा, सीमा निगरानी और घुसपैठ की रोकथाम। यह प्रणाली सीमा पर होने वाली घुसपैठ और संघीय गतिविधियों की त्वरित पहचान करती है और रोकथाम में मदद करती है। चौथा है डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद। यह प्रणाली डेटा को रियल टाइम से प्रोसेस करती है, जिससे त्वरित और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस प्रणाली का उद्देश्य भारतीय सेना की परिचालन प्रभावशीलता और तत्परता में सुधार करना है और यह स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। चलिए देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन किस तरह हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण का आयोजन 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में हुआ था, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। दूसरे चरण का आयोजन 9 से 12 मार्च 2025 तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग और नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग और स्नोबोर्डिंग जैसे स्नो इवेंट्स शामिल थे। इन आयोजन में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 400 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में फ्रिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को हाल ही में फ्रिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति फ्रिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर की गई है, जिसका विषय राइज नवाचार, स्थिरता और उत्कृष्टता को पुनः परिभाषित करना है। आयुष्मान खुराना ने इस नियुक्ति पर खुशी जताई और कहा कि वह नवाचार को बढ़ावा देने, उत्कृष्टता को उजागर करने और भारतीय मनोरंजन उद्योग की वैश्विक पहचान को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में और कौन कौन से देश शामिल थे और टॉप 5 रैंक पे कौन कौन सा देश है, चलिए देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। यह रैंकिंग भारत की मजबूत सैन्य क्षमता और वैश्विक स्तर पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है, जो उसकी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की टॉप 5 सैन्य शक्तियाँ। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनका स्कोर है 0.0744। दूसरे पे है रूस, जिनका स्कोर है 0.0788। थर्ड रैंक पे है चीन का स्कोर है 0.0788। फोर्थ रैंक पे है भारत, जिसका स्कोर है 0.1184 और 5th रैंक पे है दक्षिण कोरिया, जिनका स्कोर है 0.1656। यह रैंक 145 देशों की सैन्य शक्ति के आकलन पर आधारित है, जिसमें सैन्य इकाइयाँ, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति और तकनीकी विकास जैसे कारक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट रुपए इन रुपए क्रेडिट कार्ड को किसके साथ सहजता से एकीकृत किया गया है? ऑप्शन ए नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी
एटीएम नेटवर्क, ऑप्शन सी यूपीआई, ऑप्शन डी डिजिटल वॉलेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूपीआई। फर्स्ट रुपए इन रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है। यह कार्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा रुपए के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है और इसमें फिक्स डिपॉजिट के लाभ के साथ यूपीआई लेनदेन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस कार्ड के साथ ग्राहक पूरे भारत में 60 मिलियन से अधिक यूपीआई सक्षम व्यापारियों पर भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड धारकों को यूपीआई लेनदेन पर कैशबैक और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और वह गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे। वह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। प्रबोवो सुबियांतो एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और उन्होंने इंडोनेशिया की सेना में जनरल के पद तक पहुँचे हैं। वह गेरिल्ला पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। प्रबोवो सुबियांतो का जन्म 17 अक्टूबर 1951 को जकार्ता में हुआ था और उनके पिता सोमित्रो जोज हादीकुमो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और नेता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे उच्च न्यायालय। जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ नहीं ली, बल्कि उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे का स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इससे पहले उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। न्यायमूर्ति आलोक आराधे की नियुक्तियों का विवरण। बॉम्बे उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति आलोक आराधे को हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय, उन्होंने 23 जुलाई 2023 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ऑप्शन बी जस्टिस आलोक आराधे, ऑप्शन सी जस्टिस अजय कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी जस्टिस दीपक मिश्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह 21 जनवरी 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश बने। इससे पहले वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था और बाद में उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। यह आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होगा, जिसमें दुनिया भर के 206 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 3 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट स्थानों के साथ $20 लाख की पुरस्कार राशि दांव पर होगी। भारत को इस आयोजन की मेजबानी करने का अवसर 23 साल बाद फिर से मिला है।
जो देश में शतरंज के खेल को बढ़ावा देने और वैश्विक शतरंज मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन बी परिजारमन नेगी, ऑप्शन सी डी गुकेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी गुकेश। डी गुकेश हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने। उन्होंने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर उपलब्धि हासिल की। गुकेश की लाइव रेटिंग 2755.9 है, जबकि आनंद की रेटिंग 2754.0 है। गुकेश की FIDE विश्व कप। डी गुकेश हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। गुकेश की लाइव रेटिंग 2755.9 है, जबकि आनंद की रेटिंग 2754.0 है। गुकेश ने FIDE विश्व कप के दूसरे दौर में गुकेश ने FIDE विश्व कप के दूसरे दौर में मिस्टांडिन इस्कंदारोव को हराकर यह मुकाम हासिल किया। वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक है और वर्तमान में विश्व रैंकिंग के चौथे स्थान पर है। शतरंज के शीर्ष 5 शतरंज खिलाड़ी: पहला डी गुकेश, दूसरा अर्जुन एरिगैसी, तीसरा विदित गुजराती, चौथा पेंतला हरिकृष्णा और पांचवा है आर प्रगनंदा। गुकेश की इस उपलब्धि ने शतरंज की दुनिया में तहलका मचा दिया है और वह अब भारत के सबसे प्रख्यात शतरंज खिलाड़ी में से है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।